नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद नगर निगम साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं कंटेनमेंट जोन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही बाजारों, शमशान घाटों की भी निरंतर साफ सफाई कराई जा रही है। इसे लेकर धनबाद नगर निगम के द्वारा वार्ड 17 में सुपरवाइजर के द्वारा अपने वार्ड में जगह जगह घूमकर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई करवाया जा रहा है। सुपरवाइजर सरफराज ने कहा कि जहां से भी साफ सफाई संबंधित शिकायतें आ रही हैं, उनका निष्पादन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 17 में आज सैनिटाइज किया गया है बहुत सा एरिया। और हम लोग कोविड 2 का फेज़ 2 में हम लोग अच्छे से सैनिटाइज करें ताकि किसी को कोविड का समस्याओं को सामना न करना पड़े। और लोगों से ये अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सैनिटाइज करते ही रहें। और हम लोग इसी तरह हर एरिया में सैनिटाइज कर रहे हैं। मुंबई में चाय बेचकर अपना व अपने परिवार का पेट भरने वाले गिरिडीह राजधनवार का कृष्ण यादव लॉकडाउन की वजह से वापस मुंबई जाने में असमर्थ है। काम की तलाश में गिरिडीह से धनबाद तो आ गए, पर उन्हें कोई काम नहीं मिला। परिवार समेत लूबी सर्कुलर रोड स्थित रेन बसेरा में रहकर लोगों से मिली मदद के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं। समाज सेवी सम्राट चौधरी व लूबी सर्कुलर रोड के दुकानदार रोजाना कुछ न कुछ खाद्य सामग्री उन्हें मुहैया कराते आ रहे हैं। कृष्ण यादव ने बताया, लोगों की मदद से आखिर कब तक परिवार का गुजारा चलेगा, सरकार से मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया, उन्हें मिलने वाला पेंशन भी विगत 1.5 वर्षों से बंद है। पिछले वर्ष देश भर में लॉकडाउन लग जाने के बाद से वापस अपने घर गिरिडीह राजधनवार आ गए। साल भर किसी तरह मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाया। रोजी रोटी के जुगाड़ में वापस मुंबई जाने की सोची। फिर से लॉकडाउन लग जाने की वजह से मुंबई जाना मुश्किल हो रहा है। इतना ज़्यादा हुआ। इधर जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजधनवार डोरंडा जिला गिरिडीह पड़ता है। अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं? ये अभी हम यहाँ धनबाद में, ये अपना कस्तूरबा नगर साइड पड़ता है। ये इधर कुछ लोग हमको मदद कर दे रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं जिसका ये दूध का पूर्ति नहीं हो पाता है, क्योंकि डिब्बे का दूध इसको पिलाना पड़ता है, माँ का दूध नहीं हो पाता है। इस कारण से कुछ लोगों हमको मदद कर दे रहा है, इसलिए से हमारा गुजारा हो रहा है और इसलिए इधर रुका हुआ हूँ। आपको जाना कहाँ था? हमको मुंबई जाना था, जो अपना रोजी रोटी उधर ही करता था। तो इधर कब आए थे आप? इधर हो गया कम से कम 1 महीना से ऊपर हो गया। मतलब यहाँ पर धनबाद में? जी जी। एक्सीलेंटी कॉलेज के बगल में है, लुई स्कूलर रोड। कौन है ये लोग जो यहाँ ये हैं? लोग यहाँ बहुत दिन से आके रह रहे हैं, तो हम लोग देखे कि ये गरीब आदमी है। तो कुछ लोग, एक आगो जो रिक्शा वाला जो है ना, वो लोग इनको परेशान भी करता था। लेकिन हम लोग थाना में फ़ोन करके हम लोग बुलाएं और एसपी कोटी को भी बुलाएं, तो फिर उनको जो है ना डांट के भगा दिए। और हम लोग को, इनको बच्चा लोग को थोड़ा देखभाल है, कोई तरह की दिक्कत, दूध जो होता है हम लोग ला देते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ जाने के लिए निकले थे? ये तो हमको मालूम नहीं है, पहले मुंबई में रहते थे, तो वहाँ से अभी लॉकडाउन जो हुआ ना, उसके कारण यहाँ चले आए। धनबाद में बीसीसीएल के सबसे बड़ा अस्पताल सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की जानकारी लेने पहुंचे धनबाद एसडीएम सुरेंद्र क्रमार। अस्पताल पहुंचकर मरीजों को मिलने वाले सुविधा को लेकर अस्पताल के सीएमओ से जानकारी ली। साथ ही एसडीएम ने कहा कि सेंट्रल अस्पताल में बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधक को कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिससे सेंट्रल अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अचानक रात में कल गिर गया था। हम लोग आनंद फानंद में हॉस्पिटल आए तो अपना ऑक्सीमीटर लेकर के आए। जब ऑक्सीजन लेवल उनका देखा तो काफ़ी बिलो था, 70 बिलो। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है मात्र 6 बेड है और पेशेंट को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ऑक्सीजन का। तो 6 बेड से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का वार्ड में परिजन के साथ जो होता है सिलेंडर का घींचातीरी हो रहा है। और सिलेंडर रहते हुए में भी एक पार्ट्स होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है पेशेंट में, जिसका नाम है O2 फ्लो मीटर। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, उसका नाम है ऑक्सीजन फ्लो मीटर। और वहाँ से एक स्लिप में लिख करके दिया जाता है कि आप इसका अरेंजमेंट कर लें, आप खुद व्यवस्था कर लें, आपको पेशेंट को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो। और मैं उस चुटका को लेकर के पूरे धनबाद के जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स की जो दुकानें हैं मैंने सभी में देख लिया, कहीं पर भी वो नहीं मिला। दुकानदारों के द्वारा बोला कि ये नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में
इतना छोटा छोटा जो पार्ट्स का जो कमी है उसको दूर करिए। एक्चुअली जितने हमारे आईसीयू बेड हैं भरे हुए हैं, नॉन आईसीयू बेड भी भरे हुए हैं। सर का निर्देश था कि कई पेशेंट ऐसे हैं जो 5-6 दिन से पड़े हुए हैं पर उनके टेस्ट सैंपल्स अभी तक आए नहीं है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि रैट टेस्ट करा लेते हैं। रैट में अगर इनका नेगेटिव आता है और डॉक्टर उनको बताते हैं कि सर दे आर गुड, तो हम लोग उसको डिस्चार्ज करेंगे। अभी हम लोगों ने 1-2 को डिस्चार्ज भी किया है। अभी अपने यहाँ रैट टेस्ट का कार्य चल रहा है। दूसरी बात है कि अभी यहाँ पे जो आया तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल हॉस्पिटल में है वो बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। यहाँ पे 43 मात्र है। जंबो साइज के जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर है वो 189 के आसपास है। पेशेंट्स को एक्चुअली जो हमारे नॉन आईसीयू में उनको बी टाइप सिलेंडर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ बैठ के निर्णय लिया था, बीसीसीएल ने भी पहले भी इस चीज़ को एक्सरसाइज किया था कि जिस प्रकार हम लोग आईसीयू बेड में पाइपलाइन से सप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह नॉन आईसीयू में भी हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ जंबो साइज के ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो उसका काम अभी 2 इंजीनियर्स आए हुए वो देख रहे हैं। हमें लगता है कि 2-3 दिन में वो तुरंत कंप्लीट कर देंगे ताकि हमारे नॉन आईसीयू वाले जो भी पेशेंट आएंगे उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। 2 टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, बी टाइप और डी टाइप। जो बड़े होते हैं वो डी टाइप होते हैं। तो आईसीयू के पेशेंट्स को हम लोग पाइपलाइन से सप्लाई करते हैं, कोविड आईसीयू के पेशेंट्स को, जो कि डी टाइप से होता है। तो उसका नंबर हमारे पास सफिशिएंट है, काफ़ी है। उसके अलावा डी टाइप हमारे हॉस्पिटल्स में जो नॉन कोविड पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं उसमें जाता है। तो डी टाइप हमारे पास सफिशिएंट है, जो बड़ा सिलेंडर होता है। और जो छोटा सिलेंडर जो बी टाइप मेनली नॉन आईसीयू कोविड पेशेंट्स के लिए है और जो वार्ड में जो मरीज है उसके लिए है, तो वो थोड़ा कम है संख्या में। तो उसके लिए हमारे सीएमए साहब, डीसी साहब, एसडीएम साहब सब प्रयासरत हैं कि उसको और बाहर से मंगाया जाए और ऑर्डर किया भी गया है उस संदर्भ में। उसके अलावा नॉन आईसीयू में पाइपलाइन बिछाने के लिए भी बात किया गया है और 2-3-4 दिन में उम्मीद है कि वो बिछ जाएगा, तो फिर डी टाइप सिलेंडर्स का भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। कितना कंज्यूम हो रहा है? कंज्यूम करीब 1 घंटे में 6 बड़ा सिलेंडर सिर्फ आईसीयू में कंज्यूम हो रहा है और नॉन आईसीयू में छोटा सिलेंडर यूज़ होता है। मीन्स 24 घंटे में करीब डी टाइप 240 सिलेंडर्स चाहिए, बड़ा सिलेंडर, और छोटा सिलेंडर्स भी 100 के राउंड चाहिए। निरसा के गल्फरबाड़ी दूधिया पानी में आज गुप्त सूचना के आधार पर जय मां काली कोक भट्टा, एमबीडी इंडस्ट्रीज और गुड्डू सिंह के फैक्ट्री में सिटी एसपी आर राम कुमार के नेतृत्व में देर रात छापेमारी की गई। छापेमारी में तीनों जगह भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयले को गल्फरबाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि पूर्व में दूधिया पानी के 2 भट्टा में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई थी। उस वक्त जोरों पर चर्चा थी कि एक भट्टा में छापेमारी क्यों नहीं हुई। इन सब चर्चाओं के बीच गुप्त सूचना पर सिटी एसपी आर राम कुमार द्वारा उक्त भट्टे में छापेमारी की गई। वहीं इस दौरान पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। सर अभी तक की क्या कार्रवाई सर सामने आई है? कार्रवाई छापामारी हुआ है, कोयला उठ रहा है सब जगह से। सर कितनी रिफैक्ट्री और भट्टे में छापेमारी? 2 रिफैक्ट्री, 1 भट्टा में। सर गिरफ्तारी भी है क्या? हाँ, गिरफ्तारी 3 को है। सर अभी तक लगभग कितना माल सर जब्त किया गया है? जब तो अभी तो वजन के लिए 1 ट्रैक्टर 2 जगह से मिला करके 1 ट्रैक्टर हुआ है। कुल्टी बलतोड़िया कोलियरी के तृणमूल कार्यकर्ता उत्तम कुमार बेलदार को भोज के दौरान कुछ लोगों ने मारपीट की, जिससे वह घायल हो गए। उत्तम कुमार बेलदार ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था, जिसके बाद से उन्हें बस्ती के कुछ भाजपा कार्यकर्ता अभद्र टिप्पणियां करते थे और कहते थे कि तुम भी मुस्लिमों की तरह टोपी पहन लो और दुआ करो, जिससे मुझे शक है कि बीजेपी के लोगों ने ही मेरे ऊपर हमला किया है। पहले बीजेपी करता था, लेकिन 10 दिन से मैं जब टीएमसी ज्वाइन किया, डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर उज्जवल दा और मान दा के साथ में जब मैं ज्वाइन किया टीएमसी, तब से जब मैं घर से निकलता हूं तब मुझे टोंटिंग मारा जाता है कि मुस्लिम हो गया है, टोपी लगा लो, नमाज पढ़ लो। जब तक मेरे साथ टोंटिंग किया जाता है, उसके बाद मेरे किस लिए बोलता है कि आप मुस्लिम हो गया, नमाज आप टीएमसी करोगे तो मुस्लिम है। भाजपा वाला जो बीजेपी करेगा हिंदुत्व है क्या? माने कि देश में यही है, मोदी खड़ा कर बोल दे कि जो भी बीजेपी करेगा वही हिंदू है और टीएमसी करने वाला सारा मुस्लिम हो जाएगा। मेरे साथ में 4 दिन से टोंटिंग मारा जा रहा। कल वोट का टाइम था, मैं बहुत सारा वोट को डाइवर्ट किया टीएमसी में। उसके बाद बोला ठीक है तुमको रात में देख लेंगे, रात में देख लेंगे।
10 बजे रात में आकर के मेरे साथ में मेरा बेच नोच दिया, मेरा दरवाज़ा झंडा नोच दिया, मेरा बैनर फाड़ दिया, उसके बाद गाली गुप्ता किया। फिर भी मैं बोला ठीक है 2 मई को बात होगा, 2 मई को बात होगा, जाइए। लोकल आदमी है, हम लोग झमेला नहीं करना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए हर कोई अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। आज बांकुड़ा सम्मिलित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कर्मचारियों ने एक अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया। त्रिनाकुर पाल नामक एक व्यक्ति ने कोरोना के लिबास में आने जाने वाले लोगों को रोका और बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क पहनने को उत्साहित किया। সকাল আমি বাঁকুড়া মেডিকেলে সকাল ৬টা থেকে প্রচার করছি, জনসাধারণকে সচেতন করছি যে মুখে মাস্ক পরুন, সামাজিক দূরত্ব একটু বজায় রাখুন, আর বাড়িতে গিয়ে সাবান জল দিয়ে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নেবেন আর স্যানিটাইজ ব্যবহার করুন। এখন অবধি কত জায়গায় এই ধরনের প্রচার চালালেন? আমি পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, কলিকাতা, 24 পরগনা, উত্তর, দক্ষিণ 24 পরগনা, হুগলি, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, আরামবাগ এইগুলো এখনো পর্যন্ত হয়ে গেছে প্রচার। কতটা সাড়া পেলেন এইভাবে? তারা খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। कोरोना के बढ़ते मामलों में जब कई लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में कुछ व्यापारी ऑक्सीजन की जमाखोरी कर रहे हैं। ऐसे ही व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए आज बांकुड़ा के माचान ताला, पोदारपाड़ा सहित कई इलाकों में ड्रग कंट्रोल अधिकारियों और जिला पुलिस एनफोर्समेंट के अधिकारियों ने साझा अभियान चलाया और दुकानदारों को ऑक्सीजन की जमाखोरी न करने की हिदायत दी। এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে, ওনাদের বিলও দেখিয়েছি যে কী রেটে আমরা পেয়েছি এবং কী রেটে দিয়েছি। তাতে বাঁকুড়া সবথেকে কম দামে আমরা এটা প্রডিউস করেছি, কিন্তু যেভাবে দাম বাড়ছে তার জন্য আমরা কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে ভেবেছিলাম যে মানুষজনকে সাহায্য করতে, কারণ টাকাটা একসঙ্গে না হলে আমি অক্সিজেনটা কিনতে পারবো না। কেনার পর যদি দেখা যেত যে টাকাটা কম তাহলে তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিতাম, কিন্তু লোকে এটা ভুল ভাবছে। টাউনের মধ্যে রয়েছে দুটো, আর বিষ্ণুপুর একটা আছে, আরটা রয়েছে বড়জোড়াতে। ঠিক আছে, 4খানা ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছে। 4খানা ডিস্ট্রিবিউটরের মধ্যে আমরা অলরেডি বাঁকুড়ার মধ্যে যে টাউনের মধ্যে 2খানা ডিস্ট্রিবিউটর, তার একজনের কাছে গিয়েছিলাম। তার কাছে কি প্রাইস উনি নিচ্ছেন, এ টাইপ, বি টাইপ এবং ডি টাইপের কত কি প্রাইস স্টক আছে, কত উনি সেলিং করেছেন, তাদের এক্সাক্ট প্রাইস কত উনি নিচ্ছেন, এবং যারা ওনার কাছ থেকে সেল করেছেন ওনাদের প্রাইসের সাথে ওনার প্রাইসটা মিলছে কিনা। पंजाब पुलिस ने आदित्यपुर पुलिस के सहयोग से छुप कर रहे अपराधी गेवी सिंह उर्फ विजय को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। वह पंजाब के बटाला फिरोजपुर का रहने वाला है तथा पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में कई घटनाओं को अंजाम देकर वह आदित्यपुर में छिप कर रह रहा था। उस पर पंजाब के विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुल 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट तथा NDPS एक्ट के मामले शामिल हैं। बताया जाता है कि पंजाब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी गेवी सिंह उर्फ विजय सरायकेला जिले के आदित्यपुर में छुप कर रह रहा है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस की टीम आदित्यपुर पहुंची तथा आदित्यपुर थाना पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया। हरदीप सिंह और पुष्पिंदर सिंह थाना आए तथा बताया कि पंजाब के कुख्यात अपराधकर्मी गेवी सिंह और विजय सिंह वहाँ से फिरार होकर के आदित्यपुर में रह रहे हैं। इस संदर्भ में अब मैं अपने SP साहब को बताया। SP साहब हमारे SDP साहब के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और टीम तथा पंजाब पुलिस की सहायता से गेवी सिंह उर्फ विजय को आदित्यपुर के कल्पनापुरी के श्रीनाथ होम्स से उसको गिरफ्तार किया। दिल्ली के लाल किले से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमेंट्री के जरिए देश भर में चर्चित हुए कर्नल JK सिंह ने कोरोना महामारी के इस विपदा में देश भर के पूर्व सैनिकों को आगे आकर लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिन्हें चिकित्सा का काफ़ी अनुभव है, वे इस आपदा की घड़ी में मरीजों की सहायता कर सकते हैं, या ऐसा भी किया जा सकता है कि मेडिकल लाइन के पूर्व सैनिकों द्वारा अस्पताल संचालित हो। वर्तमान में ऑक्सीजन सप्लाई समय पर करना सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई है। कोलकाता से धनबाद सैनिकों की मदद से 1 घंटे पूर्व ट्रांसपोर्टिंग हो तो धनबाद के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और चिकित्सा सुगम हो सकेगा। इस आपदा में पूर्व सैनिकों की मदद की आवश्यकता है। कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है, उन्हें बचाने में पूर्व सैनिक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यो समय नहीं, यह शोभा और श्रृंगार का
आज चुकाना है ऋण हमको अपनी मां के प्यार का। मैं देश के तमाम पूर्व सैनिकों से आग्रह करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय आपदा कोविड के दौरान आगे बढ़कर मदद करें। देश में कई ऐसे ऑफिसर और जवान हैं जो मेडिकल कोर के हैं और इस विपदा की घड़ी में हॉस्पिटल में विशेष योगदान दे सकते हैं। अगर हो सके तो अलग से इनके लिए पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित अस्पताल भी हो सकता है। जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, अगर कलकत्ते से धनबाद ऑक्सीजन सप्लाई आता है तो अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कलकत्ते में पूर्व सैनिकों की मदद से 1 घंटा पहले हो जाता है तो जाहिर है आईसीयू में तड़पते पेशेंट को धनबाद में वही ऑक्सीजन 1 घंटा पहले मिल जाता है। ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स के तहत देश के अलग अलग कोने में लग रहे हैं। जहां बाकी लोग इसे 1 महीने में बनाएंगे, वहीं पूर्व सैनिक इसे 10 या 12 दिनों में बना सकते हैं, क्योंकि हमें न खाने की चिंता है, न नींद की चिंता है। अगर चिंता है तो बस देश और देश की चिंता है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। पिछले 24 घंटों में फिर 6020 नए मरीज मिले। इनमें सबसे ज़्यादा 1574 लोग रांची के हैं। मगर राहत की बात यह है कि राज्य में 4247 लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों में रांची के 769 और पूर्वी सिंहभूम के 706 लोग हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,252 हो गई है। राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 131 लोगों की मौत हुई। इनमें सबसे ज़्यादा 61 मृतक रांची के हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची का हज हाउस कोविड अस्पताल बनेगा। केंद्रीय मंत्री सह हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि राज्य हज कमेटी के चेयरमैन सह जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने हज हाउस को कोविड अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया था। हज हाउस में 250 ऑक्सीजन युक्त बेड का निर्माण किया जा सकता है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को 3 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया है। इससे पूर्व वे विधायक निधि से 25 लाख रुपए का योगदान कर चुके हैं। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा सकते हैं। इससे पहले राज्य में तमाम बंदिशों के साथ 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना के संक्रमित मरीज को भर्ती करने के नाम पर दलाल लोगों से मोटी रकम की मांग करने से संबंधित खबर 99 न्यूज में प्रसारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची पुलिस को दलाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दलाल को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार दलालों में फ़ोन पर बात करने वाला मोहम्मद रियाज आलम, टूटू कुमार साव और ट्रॉमा सेंटर का वार्ड बॉय पवन कुमार सिंह शामिल है। सेनहा और घाघरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र केरा झरिया नदी के किनारे से एक युवती की लाश बरामद की गई। उसकी गर्दन को तेज धारदार हथियार से रेता गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 1 साल पूर्व अपने रिश्तेदार से मारपीट के आरोप में लड़की के माता पिता और भाई जेल में बंद हैं। युवती आज सुबह खेत में सिंचाई करने के लिए निकली थी और इसके बाद उसका शव बरामद किया गया। सरायकेला पुलिस ने बीते 22 अप्रैल को सोनी ओपी क्षेत्र के कमलपुर गांव के समीप झाड़ियों में मिले 30 वर्षीय राजू केवर्त के शव मामले का खुलासा करते हुए राजू की बड़ी भाभी सरिता केवर्त और उसके प्रेमी अमीर हुसैन और उसके साथी शेख शमशेर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस कांड में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और अगले ही दिन एक लड़का का डेड बॉडी मिला। जो गुमशुदगी का था वही लड़का था। उसी के आलोक में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया और उसका अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में एक विशेष छापेमारी दल का गठन एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें गहन जांच पड़ताल के बाद यह बात प्रकाश में आई कि इसमें 3 लोग शामिल हैं और जिसमें एक कमलपुर निवासी अमीर हुसैन, उसका जीजा शमशेर अंसारी और एक लड़की जो मृतक की भाभी है वो इस घटना में शामिल है। घटना के पीछे क्या कुछ कारण था? घटना के पीछे एक कारण था कि मृतक का भाभी जो थी वो संपत्ति विवाद था, क्योंकि लड़का का मृतक का शादी होने वाला था। तो शादी होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता। साथ में उसके घर में देवर के साथ, मृतक के साथ हमेशा झगड़ा होता है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।